हेलो। इस वीडियो में हम जो डिफरेंट मेथड्स हैं रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के और डिफरेंट काइंड के जो रिलेशंस हैं उनको समझने वाले हैं। पहला मेथड है डायरेक्टेड ग्राफ मेथड या फिर डायग्राफ में। काफ़ी आसान है ये। तो इसमें अगर हम सपोज दो सेट्स लेते हैं जिस तरह मैंने यहाँ पे ले रखे हैं, सपोज ये सेट ए है एंड ये सेट बी है। राइट, तो सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट है, उन सबको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सेट बी के अंदर 6 एलिमेंट है, उन सबको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया। तो ये जो डॉट्स हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वर्टाइसेस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि अगर जैसे x4 को y3 से कनेक्ट करना है तो हम इनको डायरेक्टेड जो लाइंस है या एरोज है उनसे हम कनेक्ट करके दिखाएंगे। तो ये जो मैंने यहाँ पे दो सेट्स के बीच में मैपिंग करके रिलेशन एक्सप्लेन कर रखा है, इस रिलेशन को अगर मैं लिखता हूँ, इस रिलेशन को जो सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन सबको अगर मैं लिखूंगा तो इस तरह लिख सकता हूँ x1 y6 टू y1 x4 y3 4 y4। राइट, तो अभी हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ये रिलेशन ए टू बी है, राइट, इस तरह से है, एक ए क्रॉस बी में रिलेशन है, तो पहले जो एलिमेंट आएंगे वो ए के आने वाले। ये क्लियर है। सेकंड जो मेथड है हमारे पास वो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन या फिर इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो मैं पहले स्टेटमेंट रीड करता हूँ फिर एक्सप्लेन। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, फिर मैट्रिक्स एम इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स एम आई जे। और एम आई जे कैसे बनाना है, एम आई जे इज हुज एंट्री एट रोथ आई एंड कॉलम जे। एंड एम आई जे को हम इक्वल टू 1 लेंगे इफ ए आई बिलोंग्स टू ए आई एंड बी जे बिलोंग्स टू रिलेशन आर, अदरवाइज जीरो। तो इसका मतलब समझो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हम जब रिलेशन डिफाइन करेंगे तो ए से बी में करेंगे तो ए क्रॉस बी से जितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, बहुत सारे ऑर्डर पेयर बनेंगे, उनमें से जो रिलेशन आर को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर पेयर है वो कुछ होंगे या सारे होंगे या कोई भी नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। तो सपोज कुछ काउंटेड ऑर्डर पेयर्स हैं जो रिलेशन आर को सेटिस्फाई करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ए3 एंड P4 जो है, एग्जांपल लिया मैंने, सपोज वो रिलेशन R से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरा मैट्रिक्स का एलिमेंट M34 है, यानी कि थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझे, इस तरह से ये एग्जांपल है। तो हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना सकते हैं एंड जो मैट्रिक्स बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंस मैट्रिक्स बोलेंगे। तो हमने यहाँ पे सपोज हमने सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट लिए, सेट बी के अंदर 4 एलिमेंट लिए, और एक हमने यहाँ पे इंसिडेंस मैट्रिक्स बना के दिए। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को ध्यान से समझते हैं कि किस तरह इससे रिलेशन रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पे ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं और इधर वाले सेट बी के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे कहाँ, ये देखो ये जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या होगी, इसको हम बोलेंगे M12। ठीक है, ये वाला जो एलिमेंट है जैसे, राइट, इसकी पोजीशन क्या है, M43, फोर्थ रो थर्ड कॉलम। क्लियर। तो अभी इसका मतलब समझो, जैसे जहाँ जहाँ 1 है यानी कि वो सब एलिमेंट रिलेटेड है, यानी उस रो के और उस कॉलम के एलिमेंट रिलेटेड है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस वाली मैट्रिक्स से अगर हमें कोई रिलेशन लिखना है इस इंसिडेंस मैट्रिक्स से, तो कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। A1 B2, A1 का B2 से रिलेशन है। देन A1 B4, A1 का B4 से रिलेशन है। A2 का B4 से रिलेशन है। A3 B1, अभी फील आ गई होगी क्या हो रहा है एक्चुअल में। A4 B2, A4 B3, यहाँ पे A5 B1। तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो रिलेशन आर को सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर है ये चीज़। एक और मेथड होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। राइट, अब हम इंसिडेंस मैट्रिक्स जो ये वाला मेथड है इसके ऊपर बेस्ड हम बहुत सारे रिलेशंस को समझने वाले हैं। शॉर्ट में पहले उनकी डेफिनेशन समझेंगे एंड देन किस तरह डिफरेंट काइंड के रिलेशंस की प्रॉपर्टीज है उनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन समझ लेते हैं जो यहाँ पे लिख रखी है मैंने। इफ आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए देन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड वी से दैट आर इज रिलेशन ऑन ए। तो जब भी ऐसा लिखा है ना कि आर इज रिलेशन ऑन ए, तो ऐसा मत समझना कि दूसरा सेट का है। राइट, जब भी ऐसा लिखा है आर इज रिलेशन ऑन ए, तो यानी कि वो ए क्रॉस ए से ही रिलेटेड है। तो फर्स्ट रिलेशन है हमारे पास रिफ्लेक्सिव। अब ध्यान से देखो, रिलेशन ऑन ए, समझ गए, यानी ए क्रॉस ए, इट्स सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इफ ए क्रॉस ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। समझे, तो इसका मतलब क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि हमारे पास कोई सेट ए है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, A B C D E। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि ए क्रॉस ए अगर मैं पूछूं तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 25। ये तो समझ में आ गया। और ए क्रॉस ए टाइप के ऐसे कितने एलिमेंट होंगे, ऐसे एलिमेंट होंगे 5, A A B B C C D D एंड E। ठीक है, A कॉमा A B कॉमा B, इस तरह से।
तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा ये समझो अभी। तो मैं इससे स्टार्ट करता हूँ कि रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा। तो हम यहाँ पे इंसिडेंस मैट्रिक्स बना सकते हैं ये शो करने के लिए कि कौन से एलिमेंट रिलेटेड है। मान लो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, जहाँ ब्लैंक है वो 0 ऐसा समझ लो। मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, बी कॉमा बी रिलेटेड है, सी कॉमा सी रिलेटेड है, और लेट्स से कि ई कॉमा ई रिलेटेड। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक छोड़ दिया है, डी कॉमा डी को मैंने रिलेटेड नहीं दिखाया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो डी कॉमा डी है वो रिलेशन का पार्ट नहीं है। क्लियर। हमारे पास कंडीशन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो ए क्रॉस ए कॉमा ए टाइप के जो ऑर्डर पेयर हैं वो सारे के सारे रिलेशन से को बिलोंग करने चाहिए और ऑल ए होना चाहिए। तो इसलिए ये जो हमने इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाई है रिलेशन को आर वन को रिप्रेजेंट करने वाली, तो इससे पता चलता है कि आर वन इज नॉट क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब अगर हमने ऐसा कर दिया कि यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ ही 1 लिख दिया, यहाँ ही 1 लिख दिया, सारे ले लिए, राइट। ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है? ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है और ये स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो आर टू रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम ये जो अब हमने जो डायगोनल पे दिखाए हैं ये ऑर्डर पेयर, इनके अलावा और एलिमेंट और ऑर्डर पेयर लिए जा सकते हैं क्या, वो भी समझते हैं। तो जैसे हमने रिलेशन आर थ्री बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैंने यहाँ 1 1 शो किया इस तरह से, राइट। एंड फिर मैंने यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए। तो ये चलेगा क्या? जैसे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हमने क्या क्या लिए हैं, जिसमें बोल के बता देता हूँ। ये हो गया सी कॉमा ए, ये वाला सी कॉमा ए हो गया, ये वाला ए कॉमा डी हो गया, ये बी कॉमा ई हो गया, ये वाला ई कॉमा बी हो गया। तो हमें जिस चीज़ से मतलब है उस पर ध्यान दो, हमें इससे मतलब है ये सारे होने चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए। बाकी कैसे भी सेलेक्ट करो पर ये सारे मस्ट नेसेसरी है। तो ये वाला रिलेशन आर थ्री जो है वो रिफ्लेक्सिव। क्लियर। अब अगर हमने एक और एग्जांपल लिया, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे कुछ मार्क नहीं किया या फिर एक काम करते हैं, अगर मैंने सब जगह 1 कर दिया, सब जगह 1, तो आर कैसा है, पूरा ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहा है, तो क्या है रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल है। सारे ले लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ इससे मतलब है, ये वाले एलिमेंट जो डायगोनल पे है ये सारे होने चाहिए, ठीक है। तो आर फोर इज रिफ्लेक्स, तो चमक गया होगा। अब अपने पास नेक्स्ट चीज़ आती है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होंगे कि हमारे पास जो डायगोनल पे एलिमेंट है ना उनको चूज़ करने की कोई चॉइस नहीं है, वो सारे होने ही चाहिए। तो लेट्स से यहाँ पे अगर मैं देखता, अब मैं जो मैंने एग्जांपल लिए 5x5 वाले, तो 25 टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स थे, इनके अंदर 5 ऑर्डर्ड पेयर थे एट डायगोनल, 20 ऑर्डर्ड पेयर है एट नॉन डायगोनल। डायगोनल का मतलब जैसा मैट्रिक्स बन रहा है उसका डायगोनल की बात कर। तो ये जो 5 है इनमें हमारी कोई चॉइस नहीं है, ये हमें लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। और ये जो 20 है इनमें चॉइस है हमारे पास, ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते। क्लियर। तो अगर मैं 5x5 वाले, या अगर सेट ए में 5 एलिमेंट है तो इसमें कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं, तो ऊपर वाले का आंसर कितना होता, 2:20, क्योंकि 25 ऑर्डर पेयर्स है, 5 ऐसे इनको चूज़ करने की कोई फ्रीडम नहीं है, चूज करना ही है तो उसको सेलेक्ट करने का एक तरीका, और बाकी जो 20 ऑर्डर पेयर है उनको सेलेक्ट करने के 2:20 वेज। तो अगर अगर हम ऐसा मान लें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर एम, राइट, तो नंबर ऑफ वेज टू चूज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 2:m² माइनस एम, m² टोटल ऑर्डर पेयर्स, तो डायगोनल वाले हमने माइनस कर दिए, तो ये नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ गए। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक नए टाइप का रिलेशन हम पढ़ते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। इसके अंदर क्या है समझो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बिलोंग टू इट सेल्फ ओनली, का मतलब समझो। इसमें रिफ्लेक्स में थोड़ा ही डिफरेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। जैसे यहाँ पे ए कॉमा ए है, यहाँ पे बी कॉमा बी ले लिया मैंने, यहाँ पे मैंने सी कॉमा सी ले लिया, और यहाँ पे मैंने ई कॉमा ई ले लिया, जहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ एम्प्टी छोड़। तो अगेन यहाँ पे डी कॉमा डी मिसिंग है, डी कॉमा डी आर वन से बिलोंग नहीं करता। कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट, राइट। तो डी मिसिंग है, तो इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ ये हर एक एलिमेंट तो बिलोंग नहीं कर रहा खुद से, डी कॉमा डी नहीं लिख के दिया है मैं, तो ये आया समझ में, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अब लेट्स से कि मैंने एक और एग्जांपल लेने की कोशिश की, अगर मैंने सपोज ऐसा दिखा दिया 1,1, यहाँ पे भी 1 1 1 सब दिखा देता हूँ मैं, डी कॉमा डी भी है, ई कॉमा ई भी है, तो सारे डायगोनल वाले ले लिए, और मैंने एक एक्स्ट्रा दिखा दिया यहाँ पे, मैंने बोल दिया कि सी कॉमा ई भी ले लिया मैंने,
तो अब क्या है, सी जो है वो ई से रिलेटेड है। हमारी कंडीशन क्या है कि सी जो है वो सिर्फ खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए, इट्स सेल्फ ओनली। इसलिए वजह से सी ई है वो बिलोंग्स टू R2 है, तो R2 इज नॉट एंटिटी रिलेशन। बस खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए, ये समझ में आ जानी चाहिए बात। चलो एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। यहाँ पे अब क्या करेंगे, और फिल कर लेते हैं। सपोज मैंने सारे फिल कर दिए, राइट। अगर मैंने सारे फिल कर दिए फिर क्या होगा, तो अभी भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, राइट। अब क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव में क्या थी कंडीशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है समझो। रिफ्लेक्सिव भी ये बात करता है कि डायगोनल वाले सारे होने चाहिए, आइडेंटिटी भी ये बात करता है कि डायगोनल वाले सारे होने चाहिए, बट आइडेंटिटी वाले में सिर्फ डायगोनल वाले होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव में बाकी नॉन डायगोनल वाले ऑर्डर पेयर्स भी अलाउड थे। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत आसान भी है। तो हमेशा जो नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव तो हम निकाल चुके हैं, तो नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन कितने हो जाएंगे, हमेशा 1। क्लियर, ये आसान है। और तुम्हें रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है वो भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छा रिलेशन समझते हैं हम, सिमेट्रिक रिलेशन। इसको समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। A relation on A is said to be symmetric if अब समझो, if A, B belongs to R, then B, A also belongs to R। अब हम एग्जांपल लेते हैं, कुछ कुछ समझने की कोशिश करना। अगर मैंने यहाँ पे सपोज 1 1 1 लिखा, ओके, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? इंटरेस्टिंग है काफ़ी। ये सिमेट्रिक रिलेशन है, मैं बोलूँगा है। क्यों? क्योंकि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तभी बी कॉमा ए होना चाहिए, पर यहाँ तो डिफरेंट वाले कोई सेलेक्टेड ही नहीं है। ना बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा, ना ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा, ना सी कॉमा बी बिलोंग कर रहा, ना बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा। क्लियर है? तो नॉन डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो अगर आएंगे तो एक साथ पेयर्स में आएंगे। समझ में आया चीज़? तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि ये जो कंडीशन है इसको ये वॉइड नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो R1 इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब एक और समझ। अब अगर इसमें मैं थोड़ा बदलाव लेके आता हूँ, मान लो कि मैंने इस बार डायगोनल वाले सारे नहीं लिए, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने मान लो कि एक ये ले लिया, ए कॉमा डी, एक मान लो बी कॉमा ई ले लिया, और बी कॉमा ई का अगर अब ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी कॉमा ई मेरा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ई कॉमा बी वाला जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए। हमने लिख दिया। अब इतना मैंने छोड़ दिया करके, समझो इस चीज़ को। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ई कॉमा बी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी कॉमा ई। और मैंने डायगोनल वाले सारे नहीं लिए। तो अब ये रिलेशन क्यों नहीं है, या रिलेशन है सिमेट्रिक तो क्यों है, एक्सप्लेन करो। क्या समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए कॉमा डी जो है वो तो R2 से बिलोंग कर रहा है, बट जो डी कॉमा ए है वो R2 से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, ये तो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों डायगोनल के अबाउट जो सिमेट्रिकली लोकेटेड ऑर्डर पेयर्स है वो सेलेक्टेड है, बट इसमें प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो ये जो रिलेशन है नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक। एक और लेते हैं भाई। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे एक सेलेक्ट किया, ये दो सेलेक्ट किया। यहाँ पे अगर मैंने को सेलेक्ट करना स्टार्ट किया, लेट से मैंने बी कॉमा डी सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने डी कॉमा बी सेलेक्ट किया, और फिर मैंने मान लो यहाँ पे ई कॉमा ई सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे ई कॉमा सेलेक्ट किया सी, एंड एक और सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट से डी कॉमा डी सेलेक्ट कर लिया। तो ये रिलेशन देखो ध्यान, क्या रिलेशन सिमेट्रिक है, तो समझ में आ रहा है, डेफिनेशन से समझ में आ रहा है सिमेट्रिक रिलेशन की, राइट। डायगोनल पे जो है वो चूज़ करो या ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नॉन डायगोनल पे जो सेलेक्ट होंगे वो पेयर वाइज सेलेक्ट होंगे। जैसे यहाँ पे डी कॉमा बी है तो बी कॉमा डी भी है, यहाँ पे अगर ई कॉमा सी है तो यहाँ पे सी कॉमा ई भी है, तो रिलेशन सिमेट्रिक है। क्लियर? ओके, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया, मैं सारी जगह जीरो फिल कर दे रहा हूँ। जीरो मतलब कुछ सेलेक्ट नहीं किया, इसका मतलब क्या, कुछ भी सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो R4 मेरा क्या है, नल, एम्प्टी है, वॉइड रिलेशन है, सब जगह जीरो है। तो ये रिलेशन कैसा हुआ, ये रिलेशन कैसा हुआ, सोचो थोड़ा सा। तो ये जो रिलेशन है R4 ये अभी भी सिमेट्रिक है। ये डायगोनल वाला चूज़ करने की हमारे पास चॉइस थी, नहीं किया एक भी चूज़, और जो पेयर वाइज आते हैं उनमें से एक भी चूज़ नहीं किया, तो हमने कोई कंडीशन जो थी सिमेट्रिक रिलेशन होने की अवॉइड नहीं किया। इफ़ से स्टार्ट, ये ध्यान दो, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन देन बी कॉमा ए मस्ट बिलोंग टू रिलेशन, तो ये सिमेट्रिक है। तो नल सेट जो है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है, समझ में आ गया होगा। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितने होंगे, यहाँ पे समझो कि सिमेट्रिक रिलेशन में हमें दो टाइप के सिलेक्शन करने हैं। पहली चीज़ है डायगोनल वाले एलिमेंट्स,
कितने भी चूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ है नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट्स। जो नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो पेयर्स में आते हैं। तो अगर ये ऊपर वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है, 25 पेयर्स हैं, उसमें से 5 डायगोनल वाले हैं और 20 नॉन डायगोनल वाले। और ये जो 20 है ना उसमें इस टाइप के हैं, पी कॉमा क्यू एंड क्यू कॉमा पी, ऐसे हैं। ये दोनों या तो साथ में सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो एक्चुअली हमें 20 चॉइसेस नहीं है, 20 टाइप के एलिमेंट्स नहीं है, बस 10 ही है। क्योंकि अगर तुमने पी कॉमा क्यू लिया तो क्यू कॉमा पी को लेना ही पड़ेगा, और अगर पी कॉमा क्यू को रिजेक्ट करेगा तो क्यू कॉमा पी को भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर नंबर ऑफ वेज देखता तो कैसा आता, 2:5 और 2:20/2, तो बेसिकली 2:5 इंटू 2:10 2:3। अब इसे फॉर्मूले में देख लेते हैं क्या होता है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर एम, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए स्क्वायर, समझ में आ गया। तो डायगोनल होंगे एम एलिमेंट्स, तो 2:m। नॉन डायगोनल वाले कितने होंगे, एम स्क्वायर माइनस एम, बट उनमें दो दो एक साथ आएंगे या फिर नहीं आएंगे, तो ये फॉर्मूला हो गया 2:m² प्लस m/2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस के लिए पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये रिलेशन और मज़ेदार है, इसका नाम है एंटी सिमेट्रिक। एंड एंटी सिमेट्रिक का मतलब ये नहीं है कि वो सिमेट्रिक नहीं होगा। पहली चीज़ ये मैं पहले ही लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। एंटी सिमेट्रिक नॉट इक्वलेंट टू नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, डेफिनेशन समझते हैं, समझ में आएगा। तो रिलेशन ऑन ए इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक इफ, यहाँ इंपॉर्टेंट है एकदम, ये ध्यान से समझो। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब इसका मतलब समझो कि अगर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनमें से एटमोस्ट एक ही सेलेक्ट हो सकता है। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है पेयर वाइज अगर देखें हम, जो डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिकली लोकेटेड है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, उससे और क्लियर होगा। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे फिल करना स्टार्ट किया है, मैंने 1 फिल किया 1 फिल किया 1, ये तो समझ में आ गया। इसका मतलब तो डायगोनल वाले चूज़ किया मैंने जस्ट। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे डी कॉमा बी सेलेक्ट कर लिया और इधर मैं बी कॉमा डी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इधर मान लो मैंने सी कॉमा ए सेलेक्ट कर लिया, इधर मैंने ए कॉमा सी सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। और इधर मान लो मैंने ई कॉमा सी सेलेक्ट किया, या फिर इधर कर लेते हैं, इधर मान लो मैंने सी कॉमा ई सेलेक्ट किया और इधर मैंने ई कॉमा सी सेलेक्ट नहीं किया। समझो इस चीज़ को अब। तो ये मैं ब्लैंक दिखा रहा हूँ, उसको समझना भी। तो सी कॉमा ए सेलेक्ट किया बट ए कॉमा सी सेलेक्ट नहीं किया, वेरी गुड। तो ये इसका मतलब है कि ये जो सी कॉमा ए और ए कॉमा सी है वो एंटी सिमेट्रिक होने की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने सी कॉमा ई सेलेक्ट किया बट मैंने ई कॉमा सी सेलेक्ट नहीं किया, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमारा ये भी एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है वो समझो। प्रॉब्लम है ये 1 1 दोनों जो सेलेक्ट हो रहे हैं ना एक साथ, ये वाली प्रॉब्लम है। ये कि बी कॉमा डी भी है और डी कॉमा बी भी है, राइट। तो ये जो रिलेशन है वो नॉट एंटी सिमेट्रिक है। क्लियर, मतलब जो डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिकली लोकेटेड एलिमेंट्स है उनमें से एग्जैक्टली एक ही आएगा, सॉरी एटमोस्ट एक आएगा, या तो एग्जैक्ट एक आएगा या फिर कोई नहीं आएगा, तो बेसिकली एटमोस्ट वन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। अभी मैंने क्या किया, मैंने सारे यहाँ पे 1 लिख दिया सिर्फ, और कुछ नहीं किया। तो ये क्या एंटी सिमेट्रिक है, ये रिलेशन R2 बिल्कुल ये एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। ये एंटी सिमेट्रिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिकली लोकेटेड है उनमें से कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया मैंने, और डायगोनल वाला सेलेक्ट करूँ ना करूँ हमारी चॉइस है। तो ये रिलेशन देखो कितना मस्त है, ये एंटी सिमेट्रिक है। अच्छा ये सिमेट्रिक भी है, क्योंकि सिमेट्रिक होने कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि अगर बी कॉमा ए रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो ए कॉमा बी भी सेटिस्फाई करना चाहिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों नहीं हो तो सिमेट्रिक भी है। ओके, क्या रिलेशन आइडेंटिटी है, बिल्कुल है। क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है। समझ में आ गया होगा। तो एक रिलेशन बहुत सारे रूल्स को सेटिस्फाई कर सकता है, ये समझ में आ जाना चाहिए। अब और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक ऐसा रिलेशन लिया, अब इसको ध्यान से देखो, जैसे 1 1 ये लिया, सी कॉमा सी सेलेक्ट कर लिया, और अब मैं थोड़ा फिल करना स्टार्ट करता हूँ ताकि अब तुम्हें प्रॉपर्ली समझ जाएगा। जैसे ए कॉमा सी, एंड यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए कि जीरो है मतलब सेलेक्टेड नहीं है, और ब्लैंक है वो भी जीरो ही है। अब यहाँ देखो, समझो ध्यान से। सपोज मैंने यहाँ पे डी कॉमा बी शो किया है और यहाँ पे बी कॉमा डी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जीरो है, एंड ब्लैंक भी जीरो है।
ये ध्यान रखना। एंड सपोज एक और लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने ए कॉमा लेट्स से डी कॉमा ई ले लिया मैंने, तो मैं ई कॉमा डी अभी नहीं ले रहा हूँ। क्या हो रहा है देखो ध्यान, ये हो गया डायगोनल वाली लाइन। अब कैसे सेलेक्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा है सेलेक्ट, ये हो रहा है सेलेक्ट, प्रॉपर सही है। ये सेलेक्ट हो रहा है डी कॉमा बी, एंड बी कॉमा डी सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ये है ई कॉमा डी सेलेक्टेड हो रहा है, और डी कॉमा ई सेलेक्ट, और सॉरी ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है और ये सेलेक्ट हो रहा है। तो ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और डायगोनल वाले कैसे भी चूज करो। तो जो R3 है वो एंटी सिमेट्रिक है। R4 मतलब मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, कुछ नहीं सेलेक्ट कर रहा, सब जगह जीरो है। सपोज ऐसा है, समझा देता हूँ, सब जगह जीरो ही है, ये बिग जीरो कुछ सेलेक्टेड नहीं है। तो एक मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एम्प्टी सेट ले लिया, एम्प्टी रिलेशन ले लिया। ये रिलेशन से एंटी सिमेट्रिक है, बिल्कुल है, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। डायगोनल वाले कैसे भी चूज करो, एंड जो डायगोनल के वर्ड सिमेट्रिकली लोकेटेड है उनमें सेट मोस्ट वन आना चाहिए। ठीक है, हो रहा है सेटिस्फाई। तो ये सिमेट्रिक भी था ऐसा नल सेट, और एंटी सिमेट्रिक क्लियर होगा। अब हम एक चीज़ इसमें और मस्त है, नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसको समझो कैसे करना है। तो हमारे पास डायगोनल वाला एलिमेंट सेलेक्ट करना है हमें, उसकी अलग चॉइस है, और नॉन डायगोनल वाला एलिमेंट सेलेक्ट करने की जो जो पेयर्स हैं उनकी कितनी चॉइस है वो समझो ध्यान से। अब मैं लेट से यहीं चलता हूँ, ऊपर यहीं लेके चलता हूँ। तो अगर मान लो मेरे पास कोई पी कॉमा क्यू टाइप का पेयर है, और दूसरा पेयर क्यू कॉमा पी टाइप का है, ठीक है, तो इनमें क्या क्या हो सकता है एंटी सिमेट्रिक के लिए, समझना अच्छे से। 4 बार लिख रहा हूँ। तो इन पी कॉमा क्यू और क्यू कॉमा पी के अगर नंबर ऑफ सिलेक्शन दिखता है तो 4 होते हैं। अब अगर ये दोनों आते हैं ना, ये दोनों सेलेक्ट होते हैं, तो बन जाता है सिमेट्रिक। ठीक है, और ये आए, ये ना आए, ये ना आए, ये आ जाए, या फिर दोनों ही नहीं आए, ये सारे जो केसेज हैं वो किस में जाते हैं, एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, अब यहाँ समझ लो इस चीज़ को। तो ये हमारे पास 20 ऐसे ऑर्डर पेयर्स हैं जो डायगोनल पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट हमें 2/20 नंबर ऑफ वेज दिए सिलेक्शन के, राइट। हमें 10 को ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक अगर आएगा तो बाकी के पास कितनी चॉइस होंगी, हमेशा 3 चॉइस होंगी। समझो ध्यान से। थोड़ी देर पहले जब हम सिमेट्रिक काउंट किए थे ना, तो 2/10 किए थे, राइट, क्योंकि एक अगर आया तो दूसरा आ ही रहा था। पर यहाँ पे कैसा हो रहा है, यहाँ पे इस पेयर के पास, ये जो एक पूरा पेयर है उसके पास 3 वेज है, या तो उनमें से एग्जैक्ट एक आएगा जैसे पहले 2 में दिखा रखा है मैंने, या फिर कोई भी नहीं आएगा, तो 3 वेज है। तो इसमें अगर नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन अगर हम सेलेक्ट करें तो कितने हो जाएंगे, डायगोनल वाले सेलेक्ट करने के 5 तरीके, और डायगोनल वाले नहीं सेलेक्ट करने के 3 तरीके, और ऐसे 10, क्योंकि 20 ऑर्डर पेयर थे, और हर एक ऑर्डर पेयर में रिलेशन है, हर 2 ऑर्डर पेयर में एक रिलेशन है। पेयर एक साथ या तो दोनों में से एग्जैक्ट एक आएगा, या एक साथ दोनों नहीं आएंगे, राइट। तो 3 वेज। तो इसमें कितना हो जाएगा अभी समझो, कि ए में अगर हमारे पास m एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ वेज सिलेक्शन के कितने हो जाएंगे, 2m इंटू 3m² बाई 2। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना एक बार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिलेशन की तरफ, ट्रांजिटिव रिलेशन। अभी काफ़ी मस्त है, तो 2-3 एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा मैं, ताकि और क्लियर हो जाए तुम्हें। ओके, तो क्या कंडीशन है समझो स्टेटमेंट में, अगर ए कॉमा बी कोई ऑर्डर पेयर है जो रिलेशन से बिलोंग करता है, और बी कॉमा सी भी कोई ऑर्डर पेयर है जो रिलेशन से बिलोंग करता है, देन ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग टू रिलेशन आर। ठीक है, तो जब तब रिलेशन क्या होगा, हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो ये दो पहले होने चाहिए, ये इनिशियल कंडीशन है, और ये भी फिर होना चाहिए, राइट। ए कॉमा बी में, ए और बी में जो रिलेशन है वो रिलेशन बी और सी में है, और वो रिलेशन फिर ए और सी में है। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि मैंने ऐसा दिखाया एक रिलेशन ए आर बी, एंड मैं बोल रहा हूँ कि ए डिवाइड्स बी, ये एक रिलेशन हमने डिफाइन किया। और फिर अगर मैं बी आर सी लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, कि बी डिवाइड्स सी। तो ये इम्प्लाई करता है ना, अगर ए बी को डिवाइड करता है और बी सी को डिवाइड करता है, कि ए आर सी, ए बी फिर सी को डिवाइड करेगा। सिंपल सी बात है, राइट। तो इस टाइप का जो रिलेशन होता है वो क्या, ट्रांजिटिव, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, एक ऑर्डर पेयर से दूसरे ऑर्डर पेयर में ट्रांसफर हो रही है। तो समझते हैं। और तो ये तो एक कंडीशन है। अब अगर ऐसा हुआ ना, कैसा, कि सिर्फ ए कॉमा बी दिया हुआ है, बी कॉमा सी नहीं दिया हुआ, और ए कॉमा सी दिया हुआ है, तब ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, राइट। तो तब भी ट्रांजिटिव होगा। तो समझो कंडीशंस, मैं कुछ कुछ क्रॉस एंड राइट लगाता हूँ, और फिर उनके अकॉर्डिंग समझाता हूँ कि ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा।
अगर ये दो दिए और ये दिया है तो ट्रांजिटिव, ठीक है। ये दिया है, ये नहीं दिया है, ये दिया है, ट्रांजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दिया नहीं है, ये दिया है, ये दिया है, अभी भी ट्रांजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी डेफिनेशन तो ऐसी लगती है कि यार हमने सिर्फ फर्स्ट वाली बात की थी, नहीं, पर इसमें समझो कि हमने इफ़ लगाया था। इफ़ कैसे लगाया था कि ये दो फर्स्ट होंगे ना, तब थर्ड वाला होना ही चाहिए, और इन दोनों में से कोई अगर एक मिसिंग है तो थर्ड वाला हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, तब ट्रांजिटिव हो गए। तो ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, समझो। ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, अगर मैंने ये लिया, ये भी लिया और ये वाला नहीं लिया, तो इस वाले केस में नॉट ट्रांजिटिव है। बाकी कोई भी केस है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारे केसेस में ट्रांजिटिव आएगा। तो तुम और बना सकते हो ऐसे, राइट, ऐसे ही बना सकते थे तुम। फॉर एग्जांपल लेट्स से ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी नहीं है, एंड सी कॉमा ए भी नहीं है, स्टिल इट्स ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इन दोनों में सच चौकन्ने रहो कि अगर ये पहले वाले दो है ना, ए बी और बी सी, तो ए सी का होना जरूरी है, तो ही ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कि अगर ये दो है और ए कॉमा सी नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, बाकी सारे केसेस में ट्रांजिटिव है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कुछ यहाँ पे सेट्स लिख रखे हैं 5-6 रिलेशंस के बना के, और समझते हैं कि कौन से ऑर्डर पेयर्स का जो सेट्स है वो रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो हमने एक सेट ए लिया, पी क्यू आर एस टी, और फिर ए क्रॉस ए में हम एक रिलेशन दिखाना चाहते हैं, ये सारे जो आ रही हैं वो ए क्रॉस ए से बिलोंग कर। अब समझो ये मैंने क्या दिखाया, पी कॉमा पी बिलोंग करता है, क्यू कॉमा क्यू बिलोंग करता है। तो ट्रांजिटिव है क्या, बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने जो कंडीशन पढ़ी थी वो किस टाइप की थी कि पी कॉमा क्यू हो और क्यू कॉमा आर हो, तो पी कॉमा आर होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव है। अगर लास्ट वाला मिसिंग है, पहले दो हैं, तो ट्रांजिटिव नहीं है, बाकी सारे केसेस में ट्रांजिटिव है। अब ये देखो, पी कॉमा पी है, क्यू आर एस कॉमा एस टी कॉमा टी, ट्रांजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रिलेशन काफ़ी जगह है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी, आइडेंटिटी भी है। अच्छा है। आर थ्री देखो, पी कॉमा क्यू है, क्यू कॉमा एस है, क्यू कॉमा आर है। अच्छा, तो अगर पी, अभी ध्यान से देखो, अगर पी कॉमा क्यू है और क्यू कॉमा आर है, तो पी कॉमा आर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बट अगर पी कॉमा क्यू भी है, अब एक बार फिर से देखो, पी कॉमा क्यू है, क्यू कॉमा एस है, पी कॉमा एस मिसिंग है, पी कॉमा एस जो है वो आर थ्री के अंदर नहीं है, तो नॉट ट्रांजिटिव। ये बात समझ में आनी। अब आर फोर पे आ जाओ। आर फोर में क्या है, पी कॉमा क्यू है, क्यू कॉमा एस है, एंड पी कॉमा एस है, बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला देखो, इसमें क्या है, पी कॉमा क्यू है, क्यू कॉमा आर है, और पी कॉमा आर भी है। तो ये जो हमने इफ़ वाली कंडीशन जो पढ़ी थी कि पहले दो हैं तो थर्ड वाला ऑर्डर पेयर होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव है। अच्छा, सिंगल ऑर्डर पेयर दिया है, ट्रांजिटिव होगा, बिल्कुल होगा। एम्प्टी सेट दे दिया, ट्रांजिटिव होगा, बिल्कुल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बस कब ट्रांजिटिव नहीं है इसमें थोड़ा केयरफुल रहना, ये समझ में आ गया अभी। ओके, एंड ये अच्छी न्यूज़ है या सैड न्यूज़ है, समझो तुम खुद के हिसाब से। तो डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला नहीं है जिससे हम ओनली ट्रांजिटिव रिलेशंस का काउंट फाइंड कर सकें, क्योंकि सिंगल पेयर, डबल पेयर, बहुत सारे कॉम्बिनेशन तुम बना सकते हो। हाँ, बट ट्रांजिटिव वाली प्रॉपर्टी को किसी और रिलेशन के साथ क्लब किया, लाइक पूछा जाए कि ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, तो काउंट पॉसिबल है करना। स्टिल फॉर्मूला बड़ा आएगा छोटा आएगा वो बाद में देखेंगे, बट ओनली ट्रांजिटिव रिलेशन का काउंट करना पॉसिबल नहीं, ये समझ में आ जाना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है यूजिंग इंसिडेंस मैट्रिक्स मोस्ट ऑफ द केसेस में। एंड इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो आएगा, ये वीडियो एंड नहीं हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें हम एग्जांपल देंगे, प्रॉपर ज्योमेट्री में रिलेशंस कैसे यूज़ करना है, नंबर थ्योरी में रिलेशन कैसे यूज़ करना है, कोई डेफिनेशन दे रखी है फंक्शंस की तो उसमें रिलेशन कैसे यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे अच्छे से समझ समझ के लिखेंगे। बट मेन आइडिया ये है कि हम या तो उसे इंसिडेंस मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, या फिर हम इसे इस तरह सेट्स बना के देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन आने वाला है। ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब क्या है, बहुत आसान है। रिलेशन ऑन सेट ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों होने चाहिए। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ए टिल्डा बी से, ठीक है। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उस एग्जांपल से हम ये भी समझ लेंगे कि कैसे रिफ्लेक्सिव प्रूव होता है, कैसे सिमेट्रिक प्रूव होता है, और कैसे ट्रांजिटिव। तो आ जाओ समझते हैं इसको। तो क्वेश्चन दिया है, ए रिलेशन वी ऑन आर स्टार, आर स्टार का मतलब इसमें जीरो अवॉइडेड है, अब ये होता है इक्वल टू आर एक्सेप्ट जीरो इज डिफाइंड बाय ए वी वी, ये रिलेशन है, क्या इम्प्लाई करता है कि ए बाई बी इज रैशनल नंबर। अब ये शो करो कि इक्वलेंस नंबर, इक्वलेंस रिलेशन है, तो इक्वलेंस शो करने के लिए क्या क्या शो करना है, रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या था, याद करो कि सारे ए कॉमा ए टाइप के जो हैं वो रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए। तो हम चेक करते हैं पहले रिफ्लेक्सिव। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं ए वी ए, ये क्या दिखा रहा है। तो ए वी ए का मतलब क्या आ जाएगा, ए कॉमा ए या फिर ए बाई ए, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ए बाई ए कितना हुआ, वन। अच्छा तो वन फिर रैशनल नंबर से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। तो मतलब जितने भी हम आर के अंदर नंबर्स हैं उनको इस डेफिनेशन में अगर पुट करेंगे तो हमेशा वन देते जाएंगे, तो यानी वो खुद से रिलेटेड है, अवश्य रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो। तो पहली चीज़ आ गई समझ में। अब सिमेट्रिक समझो। अगर हम बोल रहे हैं कि ए वी बी, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ए बाई बी इज रैशनल, और बी और ए जीरो नहीं ले रहे हैं हम, ये भी समझ लो। तो इस तरह से हमने नंबर्स उठाए, ये समझाया था ना आर स्टार का मतलब। तो ए बाई बी अगर रैशनल है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना कि बी बाई ए भी रैशनल होगा। सिंपल है। तो बी बाई रैशनल होगा, इसका मतलब ये हो गया ना कि जो रिलेशन ए एंड बी में है वही रिलेशन बी और ए में है, राइट। तो ए कॉमा बी कोई ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन से बिलोंग करता है, ऐसा बोल सकते हैं ना अभी कि ए कॉमा बी अगर रिलेशन वी से बिलोंग करता है देन जो बी कॉमा ए है वो भी रिलेशन बी से बिलोंग करेगा। तो यानी कि अपना रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, बढ़िया। अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव है क्या। अब और मजा आएगा, ध्यान से देखना, ट्रांजिटिव चेक करना। हम 3 नंबर लेंगे पहले। हम पहले बोलते हैं कि ए और वी में रिलेशन है और बी और सी में भी ये रिलेशन है। इसका मतलब कि हो सकता है कि ए बाई बी इक्वल टू सम रैशनल नंबर क्यू वन, एंड इसी तरह हम बोल सकते हैं कि बी बाई सी इक्वल टू सम रैशनल नंबर क्यू टू। दोनों के दोनों रैशनल नंबर्स हैं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, ए बाई सी आएगा, दैट इज इक्वल टू क्यू वन इंटू क्यू टू। और जो क्यू वन इंटू क्यू टू है वो तो डेफिनेटली रैशनल नंबर से बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए कॉमा सी है वो भी रिलेशन वी से बिलोंग कर रहा है, यानी कि हमेशा ए बी सी लिख सकते हैं। तो पहले दो ऑर्डर पेयर अगर हैं तो थर्ड भी है। तो रिफ्लेक्शन क्या, रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे फिर, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये एक एग्जांपल ले लिया हमने। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में सारी डेफिनेशंस का वन लाइन शॉर्ट वर्जन देखेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला, डिफरेंट एग्जांपल्स, क्योंकि पेपर में एग्जांपल ही पूछे जाते हैं अच्छे वाले, एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड डिफरेंट रिलेशंस। तो अभी भी काफ़ी समझ में आ गए होंगे। हाँ, एक लाइन फिर से बोल देता हूँ कि तुम्हें जो भी क्वेश्चन आएगा उसको इस तरह, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल सॉल्व किया, सॉल्व करके देखना है, एंड और रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, इस तरह चेक करते जाना। एंड फिर एक देखेंगे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एकदम लास्ट में। आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया होगा अब तक। एंड पूरा वीडियो एक बार फिर से पॉज करके एंड लिख लिख के समझो। थैंक यू।